हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी इसे लाइक और शेयर करना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने पुराने रिविजन सेक्शन से। तो कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिविजन करवाएंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया, तो 10 सितंबर को मनाया गया था। इस बार की थीम थी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इसके अलावा अभी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, इसके भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन पोलारिस डॉन, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। अभी हाल ही में हुई अदला बदली के बाद 21 सितंबर को क्वाड की समिट की मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो अमेरिका करेगा इसकी मेजबानी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 जारी हुई है। इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा एक बार फिर से और भारत का रहा 33वां स्थान। जीएसटी काउंसिल ने अभी एक मीटिंग करी और उसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटा करके 5% के तहत ला दिया है। एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा जी को। इसके अलावा अभी हाल ही में जानकारी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बन गया है भारत। भारत ने अमेरिका को पीछे कर दिया है, चाइना टॉप पर बना हुआ है। इसके अलावा अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। इसके अलावा पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद, इसकी राजनीतिक वार्ता होगी और इसमें एस जयशंकर जी जाएंगे रियाद में, क्योंकि ये मीटिंग रियाद में होने वाली है। और रियाद जो है यूएई में नहीं है भाई, रियाद जो है ये सऊदी अरब में है। रियाद जो है ये सऊदी अरब में है। ठीक है, टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गई है, चलिए इसको सही कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में अदरक की नई प्रजाति डांसिंग गर्ल की खोज की गई भारत में। भारत में कहाँ पर? तो आप कहोगे मेघालय और दूसरा कौन सा राज्य? मिजोरम में। अगला, अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2024 में श्रीलंका पर्यटन के लिए शीर्ष देश कौन बना? मतलब श्रीलंका के टूरिज्म के लिए टॉप कंट्री कौन बना टूरिस्ट के रूप में? मतलब कहां से सबसे ज्यादा लोग आए श्रीलंका में पर्यटन के लिए? तो श्रीलंका हर साल ये डाटा जारी करता है, इस बार भी जारी करके बताया इसने कि इस बार भी भारत ही रहा सबसे बड़ा पर्यटक देश, यानी कि भारत के पर्यटक ज्यादा आए श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में यहाँ पर गए हैं 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों को डाटा ये जारी करके बताए हैं कि पिछले 8 महीनों में 1.36 मिलियन यानी कि 13 लाख पर्यटक आए हैं मात्र जनवरी से अगस्त तक में। 2023 के समान अवधि की तुलना में 50% अधिक है और ये पिछली बार की तरह भारत ही टॉप पर बना हुआ है। दोस्तों श्रीलंका की इकोनॉमी जो है ना ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती, बहुत ज्यादा क्या, लगभग 80% डिपेंड करती है टूरिज्म से ही। उनके पास कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं उत्पादन करने वाला, ना कोई चीज ऐसा निर्यात वगैरह करते हैं कुछ खास। तो इसलिए यहाँ पर जो उनकी इकोनॉमी है वो पर्यटन पर ही निर्भर करती है। और कोविड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, पर्यटन कम हो गया था, खत्म हो गया था, लगभग बंद हो गया था। यही वजह रहा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, फिर वहाँ गवर्नमेंट भी तख्तापलट भी हुआ था, आपने देखा। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धने कोट्टी है। रानिल विक्रमसिंघे इसके राष्ट्रपति हैं और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे मैप में श्रीलंका की पोजीशन, तो श्रीलंका यहाँ पर है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत होगी कहाँ पर है, फिलहाल देख लो। भारत यहाँ पर अपना प्यारा है और यहाँ पर नीचे है श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत युग के बाद से रूस ने हाल ही में किस देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया? सोवियत यूनियन, आपको पता होगा सोवियत यूनियन जो है ये 1991 में इसका विघटन हुआ था, 15 देशों में टूटा था। और उसके बाद से आज तक सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो किया गया है वो अब किया गया है रसिया और चाइना के बीच में। ठीक है ना, सोवियत यूनियन टूटने के बाद सबसे बड़ा देश के रूप में उभरा रसिया, और उसके साथ चीन का अभी बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है और वो खास करके नेवल एक्सरसाइज है, नेवल और एयर एक्सरसाइज है। एयर कम ही होगा, नेवल ज्यादा होगा यहाँ पर। तो ये अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से। तो नाम इसका है महासागर 2024 और खास करके ये अमेरिका को चेतावनी देने के लिए है, क्योंकि अमेरिका देखो उधर क्वाड समिट कर रहा है। क्वाड समिट अमेरिका क्यों करता है? अमेरिका क्वाड समिट करता है दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आए हुए हैं। अमेरिका ने अपने एलाइज बना रखे हैं यहाँ पर एशिया में, चाइना को और रसिया को चेक पर रखने के लिए। रसिया तो इसका नहीं, लेकिन चाइना को खास करके, जैसे क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चाइना का बहुत ज्यादा आधिपत्य बढ़ जाता है। तो
उत्तर कोरिया को भी काउंटर करता है, दक्षिण कोरिया को अपने में मिला के। ठीक है, तो इसके लिए क्वाड समिट अभी 21 सितंबर को होने जा रही है। कल की वीडियो मैंने बताया, आज वन लाइनर में आपका रिवीजन करवाया। अब इसी के एक कहते हैं ना जवाब देने के लिए यहाँ पर रूस ने क्या किया कि महासागर 2024 शुरू कर दिया। और ये महासागर 2024 जो है ये अब तक का सबसे बड़ा इनका नौसैनिक अभ्यास है। तो भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक में ये आयोजित किया जाएगा। भूमध्य सागर में भी जाकर आयोजित करेंगे, मेडिटेरियन सी में। ठीक है, राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर धमकी भी दी है कि एशिया में मॉस्को को मात देने का प्रयास ना करे, एशिया के राजा हम हैं, है ना। फिलहाल अगर आप रूस को और चाइना को देखना चाहोगे तो देखिए एशिया का इधर का ये पूरा मैप दिख रहा है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर आपको चाइना दिख जाएगा, फिर बीच में मंगोलिया है, फिर उसके बाद रसिया है। ठीक है ना। अच्छा, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज ये मंगोलिया में होता है, याद रखना। खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल है हालांकि। तो और गोबी डिजर्ट यहीं पर है, गोबी डिजर्ट है। गोबी डिजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, डिजर्ट मतलब कि रेगिस्तान। ठीक है, तो मंगोलिया के बाद रसिया मिलेगा, तो रसिया जो है और इधर आपका दक्षिण चीन सागर मिल जाएगा या फिलीपीन सागर जो कहो, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, ये इधर। ठीक है, ये है मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पर भी होगा और इधर पैसिफिक ओशियन में भी होगा, प्रशांत महासागर में भी होगा, आयोजित होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। रूस की मुद्रा रूबल होती है, चाइना की मुद्रा युआन होती है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, चाइना के शी जिनपिंग है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग होती है और उसकी मॉस्को। अगला, सितंबर 2024 में किसके द्वारा उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो साथियों अभी हाल ही में उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को 15 ऐसे उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया और ये दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों। प्रेसिडेंट जी ने अनाउंस किया और इसके बाद फिर ये राष्ट्रपति भवन में बुला करके इनको ये पुरस्कार दिया है। 15 ऐसे विजेता हैं जो एएनएम हैं, नर्स हैं या फिर एलएचवी हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है। एक सर्टिफिकेट और 1 लाख की पुरस्कार राशि दी गई है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 11 सितंबर को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने सम्मानित किए गए, तो आप बताना 15। अगला अगला है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया है? तो लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन ये बनाया जा रहा है दोस्तों नोएडा में। नोएडा में बनाया जा रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश की समझ लो एक प्रकार से आर्थिक इकोनॉमी बना हुआ है ना। नोएडा में जो है नोएडा में ही बन रहा है फिल्म सिटी। ठीक है, नोएडा में फिल्म सिटी बन रहा है और नोएडा में अभी जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। फिलहाल नोएडा में यहाँ पर लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया गया है और ये अभी शुभारंभ मतलब कि अभी यहाँ शिलान्यास किया गया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बनना शुरू हुआ है। इसमें क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसको देखिए। इगंका सेंटर्स के द्वारा ये बनाया जाएगा, 2028 तक बनकर के तैयार होगा, यानी अभी 3 से 4 साल लगेंगे। 5,500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और 9,000 से ज्यादा नौकरियां यहाँ पैदा होंगी। होगा क्या यहाँ पर दोस्तों ऑफिस स्पेस खोले जाएंगे और होटल खुलेंगे। लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन होगा, शॉपिंग के लिए भी ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होगा। तो ऑफिस स्पेस, होटल, शॉपिंग डेस्टिनेशन ये बनेंगे, मतलब पूरा पूरा मार्केट एक प्रकार से बनाई जा रही है। जो जैसे कि कोई रेंट पर ऑफिस स्पेस लेना चाहता है टेम्पोररी टाइप में तो वो भी ले सकता है। ठीक है, टेम्पोररी बोले तो जैसे कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, ऐसे में भी ऑफिस की जरूरत होती है, कभी मीटिंग्स वगैरह करनी होती है, ऐसा भी ले सकते हैं। लंबे समय के लिए भी ले सकते हैं, किसी को अपना परमानेंट करना है वो भी मिल सकेगा। तो ये एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा, काफी फ्यूचरिस्टिक प्लान है। अगला यहाँ पर यूपी है, यूपी के बारे में आज बता देता हूँ, परसों नहीं बताया था, आज बता देते हैं इसको। तो यूपी देखोगे अगर आप, यहाँ पर आपको इंडिया के मैप में दिखेगा, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसको ध्यान रखना। सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान, फिर पड़ता है मध्य प्रदेश, फिर पड़ता है महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा राज्य होता है आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में टॉप पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक है। 8 राज्य में जैसे उत्तराखंड मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है ये। इसके अलावा लखनऊ राजधानी है, रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये मोती झील, ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। नवागंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है। इसके अलावा पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजगंज में उत्तर प्रदेश के बनाया जा रहा है। ठीक है, महाराजगंज में
उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण, पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, इकलौता है। चरकुला, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। 75 जिले हैं सर्वाधिक, विधानसभा में 403 सीटें सर्वाधिक, विधान परिषद में 100 सीटें सर्वाधिक, लोकसभा में 80 सीटें सर्वाधिक, राज्यसभा में 31 सीटें सर्वाधिक। अगला, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें रिसर्च की क्षमताओं को, कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है पेयर, PAIR। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट टू लॉन्च पेयर प्रोग्राम टू बूस्ट रिसर्च टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके तहत, पेयर के तहत क्या होगा, पेयर का पहले फुल फॉर्म जानो तो थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। इसके तहत होगा क्या बेसिकली, कि जैसे बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जहां पर रिसर्च उतना प्रकार से, उतना अच्छे ढंग से होता नहीं है, वहां पर रिसर्च के नाम पर कि कभी कभी साल भर में एक दिन दर्शन हो गए लैब के, वही हो जाता है बच्चों को। ठीक है, उनको पता ही नहीं है रिसर्च होता कैसे है, क्या होता है। ठीक है ना, तो इसलिए, और अभी आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, अपने बचपन के स्कूलों में देखो कि 11वीं 12वीं तक भी आपको लैब के केवल दर्शन कराए जाते रहे होंगे, और बहुत सारे स्कूल में तो लैब होते भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ना, बड़े बड़े लैब वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाएगा, पार्टनरशिप कराया जाएगा। शीर्ष स्तरीय अनुसंधान जो संस्थानों हैं, उन संस्थानों से जोड़ेगा जहां पर अनुसंधान क्षमता सीमित है। तो जहां पर सीमित है, लिमिटेड है अनुसंधान क्षमता, रिसर्च क्षमता, उनको बड़े ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ANRF अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाई इफेक्टिव जो एरियाज हैं उनमें मिशन महा शुरू किया जाएगा। मिशन महा क्या है? महा का मतलब है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हायर इम्पैक्ट एरियाज। तो हाई इम्पैक्ट जो एरियाज हैं उन पर और ज्यादा एडवांसमेंट की जाएगी, जैसे बड़ी सिटीज हैं वहां पर रिसर्च वगैरह के ज्यादा प्रोग्राम ज्यादा अच्छे से ढंग से किए जाएंगे। ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये एक संस्था है जिसके साथ टाई अप किया जा रहा है ANRF। ठीक है, अगला, सितंबर 2024 में किसको ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं RS शर्मा। RS शर्मा के पास काफी अच्छा खासा अनुभव है, इनको बहुत सारे विभागों में भी काम करने का अनुभव है। तो ये होंगे दोस्तों ONDC के चेयरपर्सन। देखिए, फार्मर ट्राई चीफ, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये ट्राई में काम कर चुके हैं, उडाई में काम कर चुके हैं, उडाई मतलब कि UIDAI, ठीक है, जो आधार कार्ड वगैरह आपका बनाता है, तो उसमें काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये NHAI में, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, NHAI यानी कि नेशनल स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है, ठीक है, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसमें नहीं, तो NHA में काम कर चुके हैं CEO के रूप में। इसके अलावा कोविन प्रोजेक्ट आपको याद होगा ना, जिसके तहत इंडिया में वैक्सीन लगती थी तो सर्टिफिकेट बनता था। ठीक है, तो वही, उसमें भी ये नेतृत्व कर चुके हैं कोविड-19 के दौरान। तो मतलब काफी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, और इनको बना दिया गया है अब ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत सरकार ने नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए 9 सितंबर 2024 को कौन सा पोत लॉन्च किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो पोत है ये ऐसे नॉर्मल पोत नहीं है, नॉर्मल वेसल नहीं है, ये एंटी सबमरीन पोत है। एंटी सबमरीन युद्धपोत वो होते हैं जो सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब जो पनडुब्बियां होती हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करने वाली कैपेबिलिटी वाली दो ऐसी जो पोत है, इनको अभी शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। नाम है इनका मालपे और मुल्की। क्या नाम है? मालपे और मुल्की नाम है। ये माहेश रेड्डी की है, ठीक है, और अभी कोचीन शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया है, या कहें कि शामिल किया गया वहां पर भारतीय नौसेना में। तो 9 सितंबर को कोच्चि केरल में मालपे और मुल्पी का जलावतरण किया गया है, मतलब जल में उतारा गया है इनको। ये दोनों माहेश श्रेणी की चौथी और पांचवी पनडुब्बी हैं। माहेश श्रेणी की जो पनडुब्बियां बन रही है ना, या कहें कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, माहेश श्रेणी का जो ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत बन रहा है ना, ये ASWSWC प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ASWSWC क्या है? ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, यानी एंटी सबमरीन वाटरफेयर होगा ये, और यानी कि सबमरीन को डिस्ट्रॉय करेगा लेकिन ऊपर होगा, सैलो वाटर क्राफ्ट होगा, यानी कि जल की सतह पर ये तैरेगा। ठीक है, तो इस परियोजना का हिस्सा है, इसके तहत 16 ऐसे बनाए जा रहे हैं।
2019 में इसको शुरू किया गया था, तो 2 को दिया गया था, विशाखापत्तनम वाले को भी दिया गया था और कोच्चि वाले को भी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को, दोनों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो माहेश रेड्डी वाला ये बना रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखो, ऑयल रिच यूएई कंप्लीटेड अरब वर्ल्ड्स का पहला न्यूक्लियर प्लांट, ये अरब देशों का पहला है, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्लांट जो कंप्लीट हो चुका है। नाम है इसका बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यूएई जो भी करता है अपने आप में एकदम ग्रैंड रूप में करता है, ऐसे ये भी है। अल दफरा अबू धाबी में ये बना हुआ है और ये दोस्तों ये अरब जगत में पहली परमाणु सुविधा है जिसके 4 रिएक्टर यूएई की 25% विद्युत प्रदान करते हैं। इसी से अकेले यूएई भर का पूरा 25 यानी 1/4 हिस्सा विद्युत आपूर्ति करेंगे। ये ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए यूएई की रणनीतिक कुंजी है। इसका लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला होना है, ठीक है। 2050 तक ये नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन होना और 50% स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो 2020 से चालू है, लेकिन अब इनका चारों का चारों रिएक्टर चालू हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया 4 सालों में। अगला, हाल ही में अशोक राज सिगडेल ये भारत के किस पड़ोसी देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे कोई सभी काम का आप क्वेश्चन क्यों ना तैयार कर रहे हो, और खास करके जब कोई बड़ा पद कोई नियुक्त किया जाता है, सैन्य प्रमुख वगैरह, तब तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अशोक राज सिगडेल ये किस भारत के पड़ोसी देश के बने हुए हैं नए सेना प्रमुख? तो आप बताओगे नेपाल के। कहां पर? नेपाल के बने हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल जो है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है अशोक राज सिगडेल को। ये 45वें सेना प्रमुख है नेपाल के। अच्छा, नेपाल के सेना प्रमुख से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेपाल का जो सेना प्रमुख होता है उसको भारत के सेना प्रमुख का कभी कभी मतलब उपाधि से नवाजा जाता है, और जो भारत के सेना प्रमुख होते हैं उनको नेपाल के सेना प्रमुख का सम्मान दिया जाता है, ठीक है। अब देखना होगा इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। जब मिलेगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा ही। और ये होता आया है, ये परंपरा है, परंपरागत तरीके से भारत नेपाल करते आए हुए हैं, इससे रिलेशन भी अपने अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में अब्देल मजीद तौबेन ये किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों अल्जीरिया के एक बार फिर से राष्ट्रपति। ये हैं अब्देल मजीद जो आपको दिख रहे हैं, ये एक बार फिर से यहाँ पर बन गए हैं। और अल्जीरिया एक देश है, अफ्रीकी देश है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में। इन्होंने 94.7% जो है वोट हासिल किया हुआ है, और अपने जो विरोधी हैं इन लोग को इन्होंने हराया हुआ है। उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है, अल्जीरियस इसकी राजधानी होती है, अल्जीरियाई दिनार इसकी करेंसी होती है। मैप में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, इसके बाद यहाँ पर अफ्रीका शुरू हो जाता है। अफ्रीकी देशों में आप इधर आओगे, है ना, वेस्ट में, तो यहाँ पर एक देश दिखेगा, ये है अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को, माली, नाइजर, लीबिया, तो यहाँ पर आपको ये देश देखने को मिलेगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज का बोनस क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो एमी पुरस्कार, जैसे देखो आपने सुना होगा एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, ऑस्कर के नाम ज्यादा फेमस है। तो ऑस्कर अवार्ड आपने सुना है वो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, अमेरिका में दिया जाता है। बाफ्टा अवार्ड आपने सुना होगा तो वो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड है, और वो ब्रिटेन का है। इसके अलावा फिल्म फेयर, दादा साहब फाल्के, ये सब सुनते हो, ये भारत में दिया जाता है, इंडिया का है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल सुने होंगे, ये फ्रांस का है। ऐसे ही अमेरिका में एक एमी पुरस्कार भी दिया जाता है। एमी पुरस्कार जो है ये अमेरिका में दिया तो जाता है, लेकिन सिनेमा के क्षेत्र में नहीं, ये टेलीविजन के लिए दिया जाता है, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। और ये अमेरिका का प्रमुख जैसे पुरस्कारों में से एक माना जाता है, काफी फेमस ये भी है। और ग्रैमी पुरस्कार एक होता है, ये एमी है, ग्रैमी दूसरा होता है। ग्रैमी जो होता है वो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एमी पुरस्कार की अभी जो बात हुई, तो इसमें अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट अवार्ड जीत लिया है दोस्तों, किसने? जेमी ली कार्टिस ने। यहाँ पर आपको दिख रही हैं जेमी ली कार्टिस, तो इनको अतिथि अभिनेत्री के लिए ये दिया गया है अवार्ड। द बियर नाम के शो में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिए इनको ये दिया गया है उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के। इसके अलावा और भी जो लोग नामांकित थे इनको इन्होंने हराया हुआ है। अमेरिकी टीवी इंडस्ट्री के लिए ये पुरस्कार शुरू हुआ था 1949 से। क्लियर?
बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बस ये पूछा जा सकता है कि एमी अवार्ड्स किस देश के द्वारा दिया जाता है या किस देश में दिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा टफ करेगा तो ये पूछ लेगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टेलीविजन भी होगा, सिनेमा भी होगा, खेल होगा और भी कोई एक क्षेत्र दिया होगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। ये थे आज के इनके टॉप 11 क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर की ई बुक लेनी है तो जाकर के आप एमजेटी ऐप पर ले सकते हो, हर महीने की, हर 6 महीने की, और भी बहुत सारी प्रकार की ई बुक्स हैं। साइंस वगैरह की भी है, इसके अलावा स्टैटिक जीके वगैरह की भी है। एक बहुत खास अनाउंसमेंट है, वो मैं कल करने वाला हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। करंट अफेयर का एक स्पेशलाइज्ड तरीके से आपके रेलवे एग्जाम्स वगैरह के लिए और बाकी के जो एग्जाम्स वगैरह के लिए है, उनके लिए 2 बैचेस अनाउंस किए जा रहे हैं। ठीक है, एक रेलवे स्पेशल के लिए, एक बाकी के लिए। कल पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था आपसे कि यूएस ओपन में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता था, तो अंद्रेया वावासोरी और सारा ईरानी ने जीता था। इसके अलावा आईएसए का 100वां सदस्य देश कौन बना, तो वो पराग्वे बना था। ठीक है ना? और 101वां बना है नेपाल। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 10 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। थीम आपको बतानी है। विश्व का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है, ये भी बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जो भी डिटेल्स हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन लिखने की। मैं मिलूंगा साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।